हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर चल रहे थे। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स भी बताया था। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स में उसके दो टाइप्स होते थे, वो नहीं बताया था। तो आज हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पर आते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड से किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाए उसे हम कहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और आपको ये बताया था एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर अटैकिंग एजेंट आया, मैंने कहा था बॉन्ड टूटेगा और अगर उसको रिमूव कर देते फिर से पहले की जैसा बॉन्ड फिर से बन जाता था। इसलिए कहा गया एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे मेन यही था कि बॉन्ड का पोलराइजेशन कैसे किया जाए, क्योंकि जिन दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल है, ट्रिपल है, उसमें जो पाई बॉन्ड है वही टूटेगा अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में। और वो किस एटम के ऊपर माइनस आएगा, किस एटम के ऊपर प्लस आएगा, ये समझना सबसे मेन यहाँ पर था। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स वहाँ पर बताया था और वहाँ पर कहा था अगर सिमेट्रिकल का केस है तो कोई टेंशन नहीं, जिन दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड्स है, किसी एक के ऊपर माइनस किसी एक के ऊपर प्लस आप कर सकते हैं, आपका दोनों ही केस में पोलराइजेशन सही होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर वहाँ पर अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो उस कंडीशन में हम कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा था कि आप बॉन्ड के पोलराइजेशन करना है तो आप करके दोनों तरीके देख सकते हैं, एक एटम के ऊपर एक बार माइनस, अगले पे प्लस, फिर अगले पे माइनस, अगले पे प्लस, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब जो भी चार्ज आप वहाँ पर बना रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव जिसके ऊपर, फिर आपको ये देखना है कि क्या पॉजिटिव आपने जहाँ पर रखा है उसके बगल में जो और ग्रुप एटम्स प्रेजेंट है क्या उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, या फिर जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं क्या उसके बगल में जो एटम ग्रुप्स हैं क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब कि वहाँ पर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर सारी चीज़ें चल रही थी जो मैंने आपको बताया था। इसके अगर टाइप्स की बात करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो टाइप फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर प्लस ई इफेक्ट, और टाइप टू को हम माइनस ही कहते हैं। प्लस ई इफेक्ट की ये खास बात है कि एनसीईआरटी में आपको ये बताता है, कहता है कि अटैकिंग रेजेंट अगर बॉन्ड को जिस एटम पे शिफ्ट करवाता है, पाई बॉन्ड को जिस एटम पे शिफ्ट कर, क्योंकि अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस से ही बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था, बॉन्ड को जिस एटम पे शिफ्ट करवाता है कि अगर उसी एटम पे जाकर के वो जुड़ जाता है तो इसका मतलब वहां पर प्लस ई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तो ये बताओ आखिर वो अटैकिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि अटैकिंग एजेंट दो ही टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर बॉन्ड जिस एटम पे शिफ्ट हुआ है, पाई बॉन्ड जिस एटम को दे दिया गया है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर उसी पे जाके जुड़ रहा है तो उसका कौन सा नेचर होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं तो आप करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड जिस एटम पे शिफ्ट हो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव वाले से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा। और पॉजिटिव वाले का मतलब क्या हो जाता है वहां पर, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन आया इसका मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कौन जुड़ेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और वो किसकी होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स की होती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना, प्लस ई इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्लस ई इफेक्ट में यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, वो कौन हो जाता है, अब बताओगे, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम शॉर्ट में ऐसे ई प्लस ऐसे लिख देते हैं, फिर जो भी आप कहें, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। और यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ये ज़्यादातर वहीं पर पाया जाएगा आपको मेनली जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ही मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पर अटैक करने के लिए कौन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इनका आगे जब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे एल्कीन एल्काइन हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, वहाँ पर जब एडिशन होगा तो आप देखेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सी होता है। कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं आपको यहाँ पर से कह देता हूँ मुझे इनके ऊपर क्या करना है, HCl का एडिशन कराना, आगे आपको रिएक्शंस मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन समझाना नहीं है, बस ऐसा मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है जुड़ने से पहले। अगर आप एक काम करोगे, कहते हो कि यहाँ पर देखो ये H प्लस बना, पता है ये क्या बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और ये Cl माइनस बना तो क्या बन गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर कौन अटैक करेगा, और आपको इतना तो पता है कि बॉन्ड अगर टूटेगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। याद रखना कि अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस को अगर आप भेजते हो यहाँ पर तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना, अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में बॉन्ड टूटता है। आपने Cl माइनस नाम का अटैकिंग रेजेंट भेजा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को भेजा कि जाओ बॉन्ड को पोलराइज करके दिखाओ, वो गया, पूरी मेहनत किया, लेकिन बॉन्ड नहीं पोलराइज हुआ। अब बताओ
क्या ये बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा? होगा, लेकिन जब उसको सुटेबल रिएजेंट मिलेगा, और वो कौन सा रिएजेंट होता है यहाँ पर? H+। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअली में क्या हो जाता है? H+ जाएगा। जब H+ जाएगा तभी बॉन्ड पोलराइज होगा। बॉन्ड हर किसी के लिए पोलराइज नहीं होगा, ठीक है, वो सुटेबल रिएजेंट के लिए पोलराइज होगा। और आपको पता है जब बॉन्ड पोलराइज करेगा, ये प्लस वाला है तो किससे जुड़ जाता है? जहां पर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ उसी एटम पे जाके जुड़ा, तब बताओगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर अब बताओगे CH2 तो था ही, एक H और मिल गया, क्या हो जाएगा? CH3। एक्चुअली में ये है इंटरमीडिएट। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जो भी हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके किसी एक जहां जुड़ जाता है, अब जो बचता है वहां पर उसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बना बनाया Cl- को मेहनत नहीं करनी है, बना बनाया प्लस चार्ज दिख रहा है उसी पे आकर के जुड़ जाएगा। ये सारी रिएक्शन आप आगे देखेंगे, बस मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता था कि कैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने जाता है, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तो बॉन्ड पोलराइज नहीं होता है, तो एक सुटेबल रिएजेंट की प्रेजेंस में ही बॉन्ड पोलराइज होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। ऐसा अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको पता है कि अटैकिंग रिएजेंट जब आएगा इलेक्ट्रोफाइल इनके सामने, ये भी अपना बॉन्ड पोलराइज करेंगे -+, जो कि आपको पता है कि दोनों ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कहीं पर भी -+ कर सकते थे। ये आपका था यहाँ पर +E इफेक्ट, ठीक है। बस यहाँ पर आपको दो बातें याद रखना है कि यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कौन हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये मेनली कहां पर मिलेगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, एल्कीन और एल्काइंस। नेक्स्ट यहां पर -E इफेक्ट, एनसीईआरटी में यहां पर ये कहता है कि जब अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, आता है बॉन्ड को पोलराइज कर देता है, लेकिन पाई बॉन्ड को जिस एटम पे शिफ्ट कराया था ना उस पे नहीं जुड़ता है, दूसरे वाले पे जुड़ जाता है। अब बताओ, पाई बॉन्ड जिस एटम पे शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस एटम को मिला उसके ऊपर तो नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वाले से नहीं जुड़ रहा है, और दूसरे वाले कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया और उससे आकर के जुड़ रहा है। अगर पॉजिटिव वाले से आकर जुड़ रहा है इसका मतलब सामने वाला कौन होगा? अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के घूम रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जिसके पास हो, जो गरीब उसकी के पास जाकर के जुड़े, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज देखता है वहीं पर जाके जुड़ जाता था। इसलिए जो -E इफेक्ट की बात आती है तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए भाई ये बताओ अटैकिंग रिएजेंट कौन है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। कौन है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ का जो अटैकिंग रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और सवाल आता है, वहां पर तो मैंने कह दिया कि अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, और साथ ही साथ ये जब कार्बन कार्बन बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा तब पाया जाता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि ये कहाँ पर होगा? कह रहे हैं यहाँ पर चीज याद रखना, जब कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए बताया गया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन बिटवीन कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाया है। अगर इसके ऊपर भी अगर मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर एक रिएक्शन आगे कभी मिलेगी तो वहाँ पर बताऊंगा, HCN का एडिशन कराता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, लेकिन यहाँ पर भी कहानी पलट जाती है। अगर आप कहोगे भाई ये काम करते हैं H+ को भेजते हैं, चलो तो तुम बॉन्ड पोलराइज करके रखो, तब तक Cn- पीछे पीछे आएगा। लेकिन अब क्या हो जाता है कि H+ जाता है, बड़ी मेहनत करता है कि बॉन्ड पोलराइज हो जाए, लेकिन बॉन्ड पोलराइज नहीं हो रहा है। H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर बॉन्ड पोलराइज करा पाता था? जब कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड था। तो यहां पर इनके लिए सुटेबल नहीं है, ये गए पूरी मेहनत किया, लेकिन कोई भी यहां पर अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो Cn- कहता है कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं अभी जाता हूं, सीट खाली करवाता हूं, ठीक है, और आकर के तुम भी बैठ जाना। तब जब Cn- अटैक करता है, जो कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, भाई माइनस चार्ज लिया, तो ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। बॉन्ड का पोलराइजेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बगल में कौन बचा है? प्लस आई, इसको स्टेबल करेगा। वैसे भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब आपको पता है क्या ये Cn- जो कि अटैकिंग रिएजेंट का काम Cn- कर रहा है, क्या इस माइनस वाले से जुड़ेगा? नहीं, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये प्लस वाले से जाकर के जुड़ता है। मतलब पाई बॉन्ड को जिस एटम पे शिफ्ट किया उस पे नहीं जुड़ता है, बल्कि दूसरे वाले, मतलब कि पॉजिटिव वाले से जुड़ा, और पॉजिटिव वाले से अगर जुड़ रहा है तो अब बताओगे, तब तो भाई ये क्या हो जाएगा वहां पर? अब बताओगे न्यूक्लियोफाइल। अब आ गया यहाँ पर O-, ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब जाकर के बना बनाया माइनस चार्ज पा करके H+ आकर के वो भी जुड़ जाएगा। बताओगे CH3 CH Cn और यहाँ पर OH, ऐसा कुछ हो जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो वहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब मैं एल्डिहाइड कीटोन आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर एक एडिशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल को पहले भेजोगे तो वहाँ पर एडिशन होगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल को भेज करके एडिशन कराया जाता है। इसलिए कहा जाता है भाई इस एडिशन की शुरुआत न्यूक्लियोफाइल ने कराई है तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाएगा। वो सब आगे मिलेगा, बस मैंने आपको ये बताना था कि अटैकिंग रीजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है और ऐसी जगहों पर ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जब कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। जैसे अगर CN की बात करते हैं तो बताओगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहां तक था ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, जो तीसरा इफेक्ट था मैंने आपको वहां पर बताया था कि हमें एक एक करके सभी इफेक्ट्स पढ़ने। पहला था इंडक्टिव इफेक्ट्स, दूसरा था हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा आप बताओगे वहां पर था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब अगर आपसे पूछा था ये बताओ कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि आपको नोटिस करना आखिर कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होगा हर एक इफेक्ट में। बताओ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया गया, तो खींचा गया, पुश किया गया। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा उड़ा नहीं गया था वहां पर। याद रहे कि इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड टूटता नहीं था, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे किसी एक तरफ। हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड तोड़ा गया था, कंप्लीट तोड़ा गया था, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा था कंप्लीटली, बताया गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या था, यहां पर भी बॉन्ड को तोड़ा जा रहा था, बस ये है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था किसी एक एटम पे शिफ्ट कराया गया, बॉन्ड तोड़ करके एक को प्लस एक को माइनस दिया गया। ठीक है, वो किसकी उपस्थिति में, अटैकिंग रीजन की उपस्थिति में। 3 जगह तो हमने देख लिया। अब 4th नंबर का जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे वो होगा रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। जो 4th नंबर का हमारा यहाँ पर इफेक्ट आएगा, जो 4th इफेक्ट भाई होगा हम लोग का, वो कौन सा होगा, अब बताओ कि यहाँ पर वो रेजोनेंस या फिर हम कहेंगे यहाँ पर मेसोमेरिक। ठीक है, दोनों नाम सेम ही है, रेजोनेंस बोले फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर M इफेक्ट या फिर R इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ने से पहले ना, ये इफेक्ट हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस के बारे में अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, और रेजोनेंस के बारे में अच्छे से सीखने के लिए अगर हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, वो आपको ध्यान देना है। पहले तो रेजोनेंस होता क्या ये समझते हैं ना। तो रेजोनेंस में बताया गया यहाँ पर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वो घूमते रहते हैं। इनके लिए कहा जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से पाई इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पर पहुंचा, फिर यहां से चला, यहां पर पहुंचा, ऐसे घूमता रहता। ठीक है, तो सवाल आता है, चलो अगर रेजोनेंस की डेफिनेशन याद करनी होगी तो हम भी याद कर लेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने लगे एक एटम से दूसरे एटम से, तो उसको कहते हैं रेजोनेंस। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा तो थोड़ी हमने कंपाउंड लिख दिया फिर अपने आप पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर घूमने लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि भाई हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा ही होगा। क्या हर जगह डीलोकलाइजेशन होगा, कहा गया नहीं, ऐसा नहीं सब जगह रेजोनेंस होगा, उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, तब जाकर के पाई बॉन्ड वहां पर डीलोकलाइज हो सकता है। तो कहा गया वो स्पेशल कंडीशंस क्या है, क्या हम कंपाउंड्स को देख करके, अगर किसी का IUPAC नाम दे दिया जो कोई कंपाउंड्स लिख करके दे दिया जाए, क्या हम उसको देख करके बता सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो उसी को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से डेफिनेशन बोलूं, रेजोनेंस की अगर बात करते हैं तो रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, उसको कहते हैं यहाँ पर रेजोनेंस। और रेजोनेंस जहां पर पाया, कहां पर होगा, मैं अब आपको बताऊंगा कि यहां पर याद रखना कि जहां पर कॉन्जुगेशंस होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा। फिर सवाल आता है ये कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है, तो आते उसी को समझते हैं। तो चलिए, रेजोनेंस हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो रेजोनेंस के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कहता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, और रेजोनेंस या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो एक डीलोकलाइजेशन एक एटम से दूसरे एटम बोले, या फिर कह सकते हैं एक सेल से किसी दूसरे एटम के सेल में वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे, डीलोकलाइज होने लगे, उसी को कहा जाता है रेजोनेंस। लेकिन अब सवाल आता है कि ये बताओ हम कैसे पहचाने भाई रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा, जहां पर कॉन्जुगेशन होगा, जहां पर कॉन्जुगेशन होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा। जहां पर कॉन्जुगेशन होगा वहीं पर डीलोकलाइजेशन होगा। अब सवाल आता है कहां पर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कॉन्जुगेशन है कि नहीं, अब वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन है तभी रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन नहीं है तो कुछ भी कर डालो, कभी वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ट्रेन को चलने के लिए पटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वैसे रेजोनेंस होने के लिए
कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। तो कॉन्जुगेशन को समझते हैं हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर इसे मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कोई ग्रुप है, इस ग्रुप पे यहाँ पर प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक ही इलेक्ट्रॉन जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, हो सकता है वहाँ पर डबल बॉन्ड हो इस ग्रुप के अंदर, हो सकता है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। यही कुछ लोग होते हैं जो कॉन्जुगेशंस में जाते हैं, जिससे हम पकड़ते हैं कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। तो याद रखना कि अगर कभी भी हमें चेक करना ही भाई कॉन्जुगेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम किसको चेक करेंगे? प्लस को, माइनस को, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस एटम या फिर जिस ग्रुप के ऊपर वो प्रेजेंट है, इसमें से कोई भी एक चीज, तो उनको हम ग्रुप मानते हैं, या फिर जहां पर प्रेजेंट है उसको हम ग्रुप मानते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा, देख रहे हैं इनसे जुड़ा पहला कार्बन कौन है? ये। अगर उसके पास आपको पाई बॉन्ड्स दिख जाए, क्या दिख जाए भाई बताओ? पाई बॉन्ड, तुरंत मान लेना इसी को कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आया समझ में? एक बार फिर से बताओ। अब क्या हो जाता है कि पहले हमें देखना है कि कॉन्जुगेशन में कौन जाता है। तो मैंने कहा ये सब लोग जा सकते हैं, इसमें से कोई भी। तो हमने कहा ठीक है, ये जिसके ऊपर प्रेजेंट हो गया, फिर जहां पर प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे इनको एक ग्रुप मान लेते हैं। उससे जुड़ा जो पहला कार्बन होगा तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन पे अगर आपको पाई बॉन्ड्स दिखा तो आप बताओगे हाँ ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, या फिर नेगेटिव वाला है तो हाँ नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ऐसे ही कोई भी लोग हैं, अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड, आपको ये कॉन्जुगेशन है, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ग्रुप था या फिर कोई भी, उसके ऊपर प्लस, माइनस, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे था इनके ऊपर। तो हमने कहा इसमें से कोई वैसे नहीं सब एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे भाई, कोई एक होगा, ठीक है। तो अब बताओगे यहाँ पर इसको हमने ग्रुप माना, और ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा कार्बन। और अल्फा से जुड़ा हुआ जो होगा उसको बीटा कहते हैं। सवाल आता है हमने क्या बताया यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि बीटा पे होना चाहिए कि अल्फा? मैंने कहा अल्फा पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अल्फा से पूछो भाई तुम्हारे पास कोई पाई बॉन्ड है? कह रहा है नहीं, सब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड एक जगह दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ पर दिख रहा है? अब बताओगे तो हमें बीटा वाले, बीटा से नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए वहां पर? अल्फा पे होना चाहिए। अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड होता कहते भाई तुम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर जिसके ऊपर ये सब लोग प्रेजेंट थे उनके रेस्पेक्ट में पहले कार्बन को पकड़ा गया, उस पर पाई बॉन्ड नहीं दिखा, तो तुरंत के तुरंत साफ साफ कह देंगे भाई तुम कॉन्जुगेशन नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल था, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन को पकड़ने का, समझने का सिंपल सा तरीका यही था। अब इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, कुछ तरीके, कितने कितने टाइप्स के में वहां पर कॉन्जुगेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन हमें कितने टाइप्स के मिल सकते हैं। चलो अब जैसे कि यहाँ पर जो पहला टाइप है मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टाइप, कई प्रकार के मिलेंगे आपको कॉन्जुगेशंस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था ग्रुप के ऊपर क्या हो सकता है? प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है तो कहेंगे प्लस चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन, माइनस है तो माइनस चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन, फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल टू पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर है तो लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। हो सकता है डबल ट्रिपल बॉन्ड हुआ, डबल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब खुद पाई बॉन्ड है वो, तो पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर हम लोग कई कॉन्जुगेशंस के टाइप पढ़ने वाले, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि जहां पर वो प्रेजेंट उसको ग्रुप मानो, उससे जुड़ो पहला कार्बन पकड़ो, अगर वहां पर पाई बॉन्ड दिखा कह दो भाई तुम्हारे अंदर रिजोनेंस होगा क्योंकि तुम एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आते देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस में आपको कहता है, पहला आपको कहता है पाई टू पाई कॉन्जुगेशंस। फर्स्ट क्या बोलता है? पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। इसका मतलब जब एक पाई बॉन्ड किसी दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में हो। कैसे देखते हैं? अब देख रही है डबल बॉन्ड, हम ये देख रहे हैं क्या ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशंस में है? तो ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना है, तो इन दोनों को मिला करके बोल देंगे क्या हम? भाई तुम लोग ग्रुप हो, ठीक है। क्या हो? एक ग्रुप हो, तुमने डबल बॉन्ड रखा है। अब ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? तो इनसे जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन होगा? ये, ठीक है। और हमने कहा यहाँ पर तो पाई बॉन्ड हमें दिखा, हमने कहा तुम कॉन्जुगेशन हो। अगला देखते हैं, हम ये देखना चाहते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर पाई बॉन्ड है, क्या ये कॉन्जुगेशन? हमने कहा ये इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं हम केवल इसको ग्रुप मानेंगे, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों के साथ बना है ना ट्रिपल बॉन्ड, हम कहेंगे इन दोनों को मिला के बोला जाएगा और इनको हम ग्रुप कहेंगे। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन है और यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखा, ये भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ये तो आपको समझा है। चलो इसको देखो, यहाँ पर क्या CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, हम क्या भाई चलो तुमको मैं पहले ग्रुप बोल देता हूँ। कहा गया अब इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, पाई बॉन्ड दिखा क्या? अल्फा पे नहीं दिखा, दिख तो रहा है कहीं पर, कहाँ पर? बीटा पे, लेकिन मैंने कहा बीटा वाला नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अल्फा वाला चलेगा। नहीं रखते हो तो गए काम से। अब सवाल आता है, देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बेंजीन रिंग का आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है बेंजीन रिंग।
ऐसे। अगर आप देखें यहाँ पर ये दो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड पाया गया, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर भी आपको पाई बॉन्ड्स दिखे। ठीक है, अच्छा ये पाई बॉन्ड्स आगे भी कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, हम कहते हैं चलो इनको ग्रुप मान लेते हैं, इनसे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये अल्फा। तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है। आज समझ में क्या दिखता है, कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, इसीलिए याद रखना है यहाँ पर कि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल जो दिया गया, यहाँ पर तीनों लोग कॉन्जुगेशन, आप इस कॉन्जुगेशन को ऐसे भी पकड़ सकते हो, अगर कहीं पर पाई टू पाई देखना है, अगर आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा दिखे तो आप तुरंत कहो, जैसे यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसका मतलब है कॉन्जुगेशन में जहां तक ऐसा आपको दिखता जाए डबल सिंगल अल्टरनेट, तो आप कहोगे वहां पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर ये डबल सिंगल बेंजीन रिंग तो है, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है। हम ये देखना चाहते हैं ये जो पाई बॉन्ड बाहर दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड इनके बीच में है, हमने कहा इनको ग्रुप मान के इनको भी चेक लेते क्या ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। हमने कहा ठीक है चेक करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं ना, अल्फा कार्बन को पकड़ते हैं और अल्फा पे आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड्स, हम कहेंगे हाँ ये कॉन्जुगेशन, रिंग तो कॉन्जुगेशन में है ही, साथ साथ पाई टू पाई, ये पाई बॉन्ड जो ऊपर आपको बाहर दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप में, ये भी इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, वो भी कौन सा, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। आया समझ में कैसे पाई टू पाई कॉन्जुगेशन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, आपको बताता है पॉजिटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन। अब क्या देखना है बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने कहा भाई तुम चलो बन गए तुम क्या ग्रुप, फिर क्या करें, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये कौन है, अल्फा, तो अल्फा पे आपको पाई बॉन्ड्स दिखा, हमने कहा हाँ तुम कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या माना, ग्रुप, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, आपने कहा हाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है भाई हो जाए। अच्छा क्या कॉन्जुगेशन आगे भी जा रही है, तो आपने देखा कि हाँ है, कहां तक है, तो अब ये पाई बॉन्ड देखते हैं क्या आगे जा रहा है कॉन्जुगेशन। अब इसको ग्रुप मान करके इनको जब चेक किया तो यहां पर भी हमें दिखा पाई बॉन्ड्स, तो इनको ग्रुप माना, अब इनको अल्फा माना इनके रिस्पेक्ट में, तो हमने कहा यहां पर दिखा, बताओ कॉन्जुगेशन यहां से चल के यहां तक आ रहा है, ठीक है। या फिर जब पाई टू पाई देखना होता है, पाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन ये भी है और इनका भी इनके साथ कॉन्जुगेशन, तो पूरा कॉन्जुगेशन यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं, अब बताइए क्या यहाँ पर क्योंकि हम लोग कौन सा कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन, क्या ये कॉन्जुगेशन में है बताओ। अब बताओ कि इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पाई बॉन्ड है नहीं। याद रखना अगर हमारा प्लस चार्ज माइनस चार्ज फ्री रेडिकल्स किसी ऐसे एटम के ऊपर प्रेजेंट है जो खुद पाई बॉन्ड से जुड़ा है, देख रहे हैं यहाँ पर खुद पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो कभी भी कॉन्जुगेशंस में नहीं जाता है। याद रहे भले अल्फा पे पाई बॉन्ड दिख रहा था, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे थे, जिस एटम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट थे वो पाई बॉन्ड खुद पहले से लेकर के बैठा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन नहीं जाएगा। हाँ याद रहे तीनों पाई बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग तो है, ये आपस में कॉन्जुगेशन करते रहेंगे कॉन्जुगेशन में, लेकिन इनसे पूछा जाए जाओगे कॉन्जुगेशन, कहता नहीं, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बताओ इनके ऊपर प्रेजेंट कहा तुम ग्रुप बन जाओ, यहाँ पर पहला कार्बन अल्फा, ये अल्फा और पाई बॉन्ड दिख रहा है, आपने कहा साफ साफ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या दिक्कत थी, क्योंकि ये यहाँ पर इस कार्बन पर जुड़े थे और वो पाई बॉन्ड से जुड़ा था, इसकी वजह से ऐसा हुआ आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन हुआ। और क्या हो सकता है देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन। फिर से वही कहानी है, अगर नेगेटिव चार्ज जिस एटम आयन के जिसके ऊपर प्रेजेंट है उसको ग्रुप मान लो, उसका पहला कार्बन पकड़ो, पाई बॉन्ड दिखा कॉन्जुगेशन, नहीं दिखा नहीं है, ठीक है। आते चेक करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर प्रेजेंट, हमने कहा चलो तुम ग्रुप बन जाओ, बना दिया ग्रुप। अब तो अल्फा कार्बन देखा, पाई बॉन्ड दिखा, पिक कर दिया, कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा ग्रुप मान लिया क्योंकि हम इसी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन, ये नेगेटिव चार्ज था, हमने इनको ग्रुप कहा। अल्फा कार्बन इस बार आपको बताइए इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, हमने कहा भाई तुम दोनों साइड से कॉन्जुगेशंस में, ठीक। अब यहाँ पर बताया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये और इधर भी ये, तो क्या यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन के पास, नहीं, लेकिन क्या इसके पास, हाँ दिख तो रहा है यहाँ पर ये वाला। अब बताओगे कॉन्जुगेशन, इधर आता है, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, क्या ये कॉन्जुगेशन में, या अल्फा के पास पाई बॉन्ड है, नहीं। आप बताओगे जो दिख रहा है वो कहाँ पर एक्चुअली में, बीटा के पास, हमने कहा नहीं अल्फा पे होना चाहिए तभी कॉन्जुगेशन बोलेंगे, नहीं है तो हटाओ। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑड इलेक्ट्रॉन टू पाई कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन टू
पाई कॉन्जुगेशन। और यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन, पहले वाला एग्जांपल बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा आपके हिसाब से? क्या फ्री रेडिकल है, उसकी अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड दिखा, तो कॉन्जुगेशन में जाएगा कि नहीं? जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि वही सेम कहानी जो अभी कार्बोकैटायन के केस में, ये जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट थे वो तो खुद पाई बॉन्ड लेके बैठा है, तो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो रहेगा पाई टू पाई, लेकिन फ्री रेडिकल टू पाई कॉन्जुगेशन यहां पर नहीं हो पाएगा। यहां पर आता है, क्या यहां पर भी नहीं हो पाएगा? अब बताओ कि पहली बात, ये कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा नहीं, हाँ जो मिल रहा है हमें पाई बॉन्ड हो अल्फा पे मिल रहा है, और यही कंडीशन हमें चाहिए थी। तो अब बताओ कि फ्री रेडिकल टू पाई कॉन्जुगेशंस बन रहा है। आते हैं यहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इनको ग्रुप बोला, ठीक, और इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड। तो अब बताओ कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इनके पास आते हैं, ये रहा, इस पे है फ्री रेडिकल्स ना, इस कार्बन, इससे जुड़ा हुआ अल्फा ये है, अल्फा ये है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स, हो जाएगा। बस यही तो चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपका पहला लेवल यही है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हो तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तो पता चले कि हम पहचान तो जाए रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। पता चला रेजोनेंस नहीं होगा तब भी आप वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए पहली बात है कि कॉन्जुगेशन को समझना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेंस वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर रेजोनेंस होगा, कहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। भाई बस सिंपल सा, क्या कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, करना क्या, आपको अगर कॉन्जुगेशन दिखा तो आप कहेंगे रेजोनेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर वो वही जानना चाहते हैं कि आप कॉन्जुगेशन को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। बस कॉन्जुगेशन पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है नहीं हो पाएगा। चलो आते हैं, आप कह रहे हैं कि लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। तो अब बताओ, ये लोन पेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, हमने कहा कि भाई अब तुम्हें ग्रुप बनना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हें चेक करने जा रहे हैं तुम रेजोनेंस में जाने लायक हो कि नहीं। तो पता चला इसके अल्फा कार्बन को देखा, पाई बॉन्ड दिखा, हमने कहा ठीक है तुम जा सकते हो रेजोनेंस में। चलो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, बताइए रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं, मतलब कॉन्जुगेशन में हो जाएगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? पता है इसकी अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड दिख रहा है साफ साफ, लेकिन आपको पता है ये नाइट्रोजन से जुड़ा और नाइट्रोजन खुद पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ये वाला पाई बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब बताओगे यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये तीनों पाई टू पाई कॉन्जुगेशन, लेकिन लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको याद हो कि जब मैं आपको हाइब्रिडेशंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पूछा था इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तब बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। मैंने कहा लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में चला जाता है तब हम अपने हाइब्रिडेशन काउंट नहीं करते, और नहीं जाता है तब काउंट करते। ये जा नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर मैंने कहा था ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, नाम इसका क्या हो जाता है आपको पता है? पिरिडीन। क्या होता है? पिरिडीन। चलिए इनका बताइए क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं। आपने कहा कि देखो नाइट्रोजन कहीं से डबल बॉन्ड से जुड़ा नहीं है, और लोन पेयर यहाँ पर है, हमने कहा अल्फा कार्बन को पकड़ा, पाई बॉन्ड इधर से इधर भी दिख रहा है, हमने कहा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसका नाम पायरोल। चलो इधर आते हैं, इधर हेलोजन है, सब एक एक लोन पेयर यहाँ पर देख रहे हैं, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे। हमने कहा ठीक है इसका लोन पेयर जाएगा कि नहीं, ये देखते हैं। हमने कहा अल्फा कार्बन पकड़ा, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन और पाई बॉन्ड दिख रहा है, हमने कहा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वहां पर होता है, ठीक है। ये था पाई लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, कह रहे लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते तो वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। ये क्या हो जाता है जब कोई, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड्स आपको दिखेगा नहीं, बाद में भले बन जाता है। अगर कोई ऐसे 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हैं जिसमें से किसी एक के ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज है, और किसी एक की ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे, अगर इनके बीच में एक बॉन्ड्स पहले से बना है और उसके बावजूद एक प्लस लेके बैठा और एक लोन पेयर लेके बैठा, तो ये एक और बॉन्ड बना देते, एक बना था एक और बन जाता है। तो वही सेम चीज यहां पर देखना, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशंस। इस कार्बन की ऑक्टेट पूछो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन से पूछो, कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ 2, यहां पर 2 2 4 2 6 2 8, तो अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है। और अब देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, यहाँ पर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड से। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, लोन पेयर लेकर के बैठे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। क्या कर देता है? कोऑर्डिनेट। तो ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं पर आप ऐसा कॉन्जुगेशन देखते हैं, वहां पर याद रखना कि एक बॉन्ड बढ़ जाता है, और बॉन्ड बढ़ने की वजह से आपको पता है किसी को स्टेबल करना है, तो अगर कहीं पर बॉन्ड के नंबर बढ़ रहे हैं तो उससे अच्छी स्टेबिलिटी कोई हो ही नहीं सकती, बॉन्ड बना करके स्टेबल करना। तो इसलिए याद रखना कि अगर ऐसा कभी आपको मिला तो इसको हम कहते हैं लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशंस, और ये अगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं तभी ऐसा पॉसिबल होगा।
ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे आते हैं, CH2 जो कि प्लस चार्ज था, इससे OR जुड़ा है, तो आप बताओगे यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देता है। चलो एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 प्लस CH2 OCH3, बताइए क्या अब भी यहां पर कॉन्जुगेशन हो जाएगा लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज? अब बताओ कि नहीं। कब होगा? जब दोनों खुद से जुड़े, जैसे यहां पर एक बॉन्ड से पहले से ही जुड़े हैं, तब वहां पर इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर लोन पेयर है, तब ऐसा कोऑर्डिनेशन होगा वहां पर। और यहां पर है तो बताओगे यहां पर कॉन्जुगेशन लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज नहीं होने वाला, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। आ समझिए, तो ये कुछ टाइप्स मैंने आपको बताया वहां पर किसके, कॉन्जुगेशंस के। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि अब यह उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि देखते कॉन्जुगेशन है कि नहीं, क्योंकि पहला काम रेजोनेंस को करने के लिए, सीखने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखने के लिए सबसे पहला काम ये होगा हमें पता तो चले रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा पूरी जिम्मेदारी कॉन्जुगेशन के ऊपर। अगर कॉन्जुगेशन आपको दिखा तो होगा 100%, नहीं दिखा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग क्या कहते हैं कि पहचान लिया कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा। अब हमसे कहते हैं चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, तो हम कैसे बनाते हैं देखो इसको। देखो यहाँ पर तो आप ऐसे एक ट्रिक से भी इसको देख सकते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसको हम बना करके भी चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कभी हमें यहाँ पर ओपन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मतलब ओपन चेन मिल रही है और उसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, तो उसमें एक ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन। तो जितने वहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशन होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर कोई एक ग्रुप है और इस ग्रुप में मैंने कहा कि प्लस माइनस फ्री रेडिकल लोन पेयर ऐसे वहां पर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर हम देख रही है तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि नहीं, आप बताओगे हाँ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं कॉन्जुगेशन वो, और जो भी पाई बॉन्ड्स उसके साथ कॉन्जुगेशन है, इनको इन्हीं को कहते हैं कॉन्जुगेटेड पोजीशन। इनको 1 कहेंगे और इनको 2, तो टोटल यहाँ पर एक और एक दो कॉन्जुगेटेड पोजीशंस है, इसलिए यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे, 2 हो जाते हैं। कैसे होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 2 होगा। चलो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर ना, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लेते हैं मैंने ऐसा कहा कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस है, तो आप बताओ क्या ये प्लस चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। और आपको पता है यहाँ पर इसको हम ऐसे काउंट करते हैं 1 और 2। आप कहेंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और कैसे देखेंगे वो देखना है। यहाँ पर मैंने हमेशा से आपको एक बात बताई है, अगर कोई भी एटम चार्ज लेकर के बैठा है, फ्री रेडिकल लेकर के बैठा है, तो बगल वाले को डिस्टर्ब करता रहता है। वैसे यहाँ पर ये चार्ज लेके बैठे इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मेरे साथ बॉन्ड बना लो। अब ये बेचारा बॉन्ड कैसे बनाएगा बताओ, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए माइनस लाना पड़ेगा। अब आप अगर उसके साथ बॉन्ड बनाना है क्योंकि कॉन्जुगेशन में, तब ये क्या करता है पता है, अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा, और वो भी कैसे, हेटेरोलेटिकली, और अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस वाले से जुड़ा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो अब अगर मैं आप दिखाऊं, यहाँ पर प्लस चार्ज आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये माइनस और प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आपको ऐसा कुछ दिखेगा CH2 प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हो जाता है। ऐसा समझ में। फिर क्या हो जाएगा, अगर यहां पर देखें, देखा आपने कैसे प्लस चार्ज यहां पर, तो यहां पर भाग गया। अब फिर ये फिर से टेंशन में आ गया भाई, फिर अब यहां पर आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब क्या करेगा, फिर से पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहां पर माइनस और यहां पर लाएगा प्लस, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बस ये इसको यही 2 स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कभी प्लस चार्ज इस पे आ रहा है, कभी इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो यही चलता रहता है। चलो एक और मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। चलो इसे प्लस वाले ही ले लेता हूं मैं यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, माइनस वाला ही ले लेते हैं इस बार। चलो पहले देखते हैं कॉन्जुगेशन है कि नहीं। हाँ बताओगे, हाँ यहाँ पर ये अल्फा पे पाई बॉन्ड, फिर ये
इनके अल्फा पाई बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है। कैसे काउंट करेंगे कॉन्जुगेटेड पोजीशन? आपको देखना पहले कहाँ तक है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर फिर इनके साथ, फिर यहाँ पर डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तक है। तब बताओगे 1 2 3, टोटल कितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन है 3, तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3 बन जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इसे ऊपर नीचे दिखाता हूँ, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है। बताओ ये माइनस लेके बैठे, इसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? तो अब ये क्या चाहेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर प्लस चार्ज लाए। तो अब आपको पता बॉन्ड को ऐसे तोड़वाएगा यहाँ पर माइनस, और जैसे यहाँ पर आ जाए प्लस, और जैसे ये आता है तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर बताओ ये माइनस और प्लस क्या बना लेंगे, बॉन्ड, तो ऐसा आ जाता है। देख रहे हैं, माइनस पहले यहाँ पर था इस वाले स्ट्रक्चर में, अब भाग के यहाँ पर आया, अब फिर से यहाँ पर अब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बताओ ये अब इसके साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में क्या करेगा, ऐसे टूटेगा माइनस, यहाँ पर प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज तो भाग करके इस किनारे पे आ गया, ठीक है, और ये प्लस और माइनस ने क्या कर लिया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, देख रहे हैं आप, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब क्या देख रहे हैं, माइनस पहले यहाँ पर था, फिर बीच में है, फिर इस किनारे आ गया, फिर अब यहाँ पर ये कार्बन डिस्टर्ब होगा, तो डिस्टर्ब होगा तो क्या करेंगे, आप इतना समझे, तो फिर से उल्टा चलते हैं यहाँ पर, अब डिस्टर्ब होगा तो फिर इस बॉन्ड को तोड़ेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर माइनस लाएगा और यहाँ पर प्लस, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा, फिर यहाँ पर इनकी वजह से फिर आप बताओगे यहाँ पर ऐसा पीछे जाएगा, तो वही सेम चीज चलता रहेगा। तो प्लस माइनस चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे जाता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितनी थी, 1 2 एंड 3, ऐसे देखेंगे, ये माइनस चार्ज, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, कहेंगे 1 2 3, 3 थे, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने बने, 3। यहाँ पर 2 था, 1 एंड 2, तो कितना बना, 2। तो ऐसे हम ओपन चेन कंपाउंड में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर बनाना होगा या फिर काउंट करना होगा तो हम कर सकते हैं। आ समझ में? अब हटाए इसको। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया, ओपन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशंस। जैसे अगर यहाँ पर इस टाइप के लोग हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है 1 2, यहाँ पर भी 1 एंड 2, फ्री रेडिकल टू पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन, सब जगह 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस टाइप में, अगर यहाँ पर इस टाइप का कॉन्जुगेशन है, जहाँ पर आप देख रहे हैं इस ग्रुप के ऊपर अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर ये प्लस माइनस फ्री रेडिकल लोन पेयर ऐसे, तो यहाँ पर आप बताओगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमारा ग्रुप हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन होगा, तो कॉन्जुगेशन 1 2 3, तो टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, सब जगह 3 कॉन्जुगेशन है तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। चलो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, वैसे तो हम लोगों के लिए एक बेंजीन है तो वहाँ पर हम इसको ध्यान देते हैं। अगर बेंजीन डेरिवेटिव है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर हम इसको याद कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं बेंजीन रिंग से कोई एक ग्रुप लगा है, उसमें प्लस माइनस लोन पेयर फ्री रेडिकल कुछ भी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाता है हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन प्लस 1। जैसे यहाँ पर कॉन्जुगेटेड पोजीशन इसमें से कोई एक होगा तो 1 2 3 4 और प्लस 1, टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं, 5। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। तो मैं आपको कोई एग्जांपल से दिखा देता हूँ ना, जैसे कि आपको पता चल जाए कैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर में वहाँ पर बनता है, 5 कैसे वहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैं यहाँ पर लोन पेयर वाला ले लेता हूँ इस बार एग्जांपल में, ऐसा कुछ है। अब ध्यान देना होता क्या है, पहले हम देखें क्या कॉन्जुगेशन है, आप बताओगे हाँ। लोन पेयर के अल्फा कार्बन पे देखा हमने, पाई बॉन्ड दिखा है। अब कैसे कॉन्जुगेशन होगा देखना, जैसे इस एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये कार्बन चाहता है इसके साथ बॉन्ड बना ले। अब इसके साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में बताओ लोन पेयर किसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो गरीब होते, कह रहे कि तुम्हारे ऑक्टेट तो कंप्लीट है तो मैं क्यों दे दे, कहता अभी देखो गरीब होने जा रहे हैं, तो क्या करता है यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ पर माइनस लाएगा और यहाँ पर प्लस। और आपको पता है जैसे ही यहाँ पर प्लस आया इसके इलेक्ट्रॉन हो गया 6, है कि नहीं, और 6 हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तुरंत उसको क्या करता है वहां पर कोऑर्डिनेट कर देगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो एक्सेप्ट करता है उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, जो डोनेट करता है उनके ऊपर प्लस। जैसे मैंने कहा कि ए और बी अगर ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, ये डोनेट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस।
तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आते हैं यहाँ पर, अब क्या होगा अगले स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच में ऐसा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ऐसे। फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस चार्ज। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये, फिर ये, ऐसा कुछ हो जाता है। और याद रहे कि यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड इसको डोनेट किया तो इनके ऊपर पहले से प्लस था, तो और माइनस मिला तो न्यूट्रल हो गया और प्लस चार्ज इनके ऊपर आ जाता है, ठीक है ऐसे। अब देखना यहाँ से तो यहाँ पर आ गए, लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब ये इस वाले कार्बन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइनस चार्ज ले लिया, तो अब इनसे जुड़ने के चक्कर में बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लाएगा, और प्लस माइनस फिर से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर इनको ऐसे रखते हैं NH2 प्लस करके। अब यहाँ पर प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ये रहा, और माइनस चार्ज अब आपको यहाँ पर दिखेगा और एक बॉन्ड यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अब इसी में देखेंगे, अब ये माइनस चार्ज इसको डिस्टर्ब करेगा, अब क्या करेगा, उससे जुड़ने के चक्कर में यहाँ पर माइनस लाएगा और यहाँ पर प्लस, अब प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा, ठीक है, ये बॉन्ड था, पहले इनको लिख देते ऊपर वाले को NH2 प्लस, ठीक। और यहाँ पर ये रहा, और ये प्लस माइनस क्या करते हैं, बॉन्ड बना ले यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखना आगे क्या होगा, अब ये कार्बन डिस्टर्ब है भाई, माइनस चार्ज लेके बगल में बैठा, अब क्या करें, तो अब वो क्या करता है, याद रखना, अब इसको चाहिए प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज लाने के लिए क्या करता है, इस जो उनके बीच में अब दो बॉन्ड था ना, उस बॉन्ड को तोड़ेगा, दो बॉन्ड को तोड़ेगा तो इनको मिल जाता है क्या, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और इनको क्या मिल जाएगा, प्लस। प्लस और माइनस ये बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। याद रखना इनके बीच में कितना बॉन्ड होगा, सिंगल, ठीक है। और आपको होता है दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एक माइनस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखेगा, और इनके बीच में ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, और ये बॉन्ड अभी भी बना है, प्लस और माइनस। तो टोटल अगर हम देखेंगे यहाँ पर यही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अच्छा, पांचवें और पहले में अगर हम देखें, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं हो, तो मैंने आपको ऐसा बनाया, जो मैंने रेड पेन से बनाया वो चार्ज दिखाया नहीं जाता, वो आपको समझना पड़ता है, और जो मेन चार्ज है वो जो मैंने आपको यहाँ पर व्हाइट से ही दिखाया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको ध्यान देना है कि ये और ये एक दूसरे से मिलते जुलते, लेकिन बस यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन अलग है, यहाँ पर यहाँ ऐसे था और यहाँ पर थोड़ा घूम गया, ठीक है। इसलिए इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है, नहीं तो दोनों एक जैसे ही। इसलिए 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई भी ऐसी चीज है, प्लस माइनस लोन पेयर फिर रेडकिल, जो भी चीजें हैं, अगर कॉन्जुगेशंस में है तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, बनाने की जरूरत होगी तो बना भी सकते हैं, नहीं तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको ये बताया गया इन बेंजीन डेरिवेटिव्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे ये जितने भी लोग हैं पॉजिटिव चार्ज इनके साथ है, यहाँ पर 4 और एक 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, सब जगह 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। अब अगर बात करते हैं अगला, यहाँ पर बना के नहीं चेक करना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग अगर बढ़ते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, यहाँ पर मान लेते कोई एक ग्रुप था, उसके ऊपर इसमें से कोई भी लोग प्रेजेंट थे, इधर भी बेंजीन रिंग और इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ा है, तो यहाँ पर हम केवल कॉन्जुगेटेड पोजीशंस काउंट करते हैं, जैसे इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन कैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7, ऐसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का है, इनके साथ इधर भी कॉन्जुगेशन है, टोटल हमसे पूछा जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो सकता है। ऐसे यहाँ पर भी आप बताओगे 7 7 सब जगह, ठीक है, अगर 2 बेंजीन रिंग है। अच्छा, अगर 3 आ जाते हैं तो यहाँ पर भी जितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन बस उसको काउंट कर लो। मान लेते कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कोई ग्रुप है, उससे यहाँ पर क्या हो जाता है 3 बेंजीन रिंग जुड़ गए, ये और ये। अब इसमें से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 10 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपसे सब बोलेगा नहीं कितना, पूछेगा नहीं कितना होता है, बस आपको ये ध्यान देना कि भाई जितना ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, उतना ज्यादा कॉन्जुगेटेड पोजीशन, उतना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बस इतना आपको लेके चलना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये लोन पेयर क्या हो जाता है, ये 3 के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ये सारी चीजें। तो आपको मैंने बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, और आगे भी कहीं पर आता रहेगा तो वहाँ पर आपको बताता रहूँगा।
ठीक है, क्या कैसे होता है। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते कभी ऐसा कुछ हो जाए, हमें कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिए गए, कहेगा चलो ये एक कंपाउंड था, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 हैं 3, जो भी आपको दे दिया जाए वहाँ पर, कहेगा इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा ये बताओ, या फिर उनके स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर अरेंज करके बताओ, या फिर सबसे लेस्ट स्टेबल कौन होगा ये बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं और क्या समझते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं। बात आती है यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर पहले थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट इसको देख करके तो उस पर आता है। कह रहा सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की क्या खास बात है, देखो वहां पर कोई एटम वगैरह मूव नहीं करता है, एटम अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है या फिर जो भी चार्ज वगैरह है बस वही मूव करता है, एटम कभी भी मूव नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको एक जहां और रेजोनेंस की तरह ही घटना बताई थी, अगर आपको याद हो, कीटो इनॉल टोटो मैरिज, उसकी क्या खास बात थी, वहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई एक एटम मूव करता, वो एटम कोई और नहीं, कौन था, हाइड्रोजन था। वही कह रहे हैं यहाँ पर सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब एटम की पोजीशन, न्यूक्लियाई बोले फिर एटम। द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सब में सेम ही होगा, पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, नॉट एटम, केवल इलेक्ट्रॉन ही डिलोकलाइज होते हैं, एटम्स नहीं होते हैं। ऑल द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट हैव फॉलो द लेविस स्ट्रक्चर, सभी लेविस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में थे, उसमें से कितने बॉन्ड में गए, कितने बचे रह गए, कौन टूटा है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, वो सारी चीज़ें लेविस स्ट्रक्चर से ही वहाँ पर देख के करते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्या करना है, कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से पूछा कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल होगा, तो उसको चेक करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और यहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएं, एक न्यूट्रल वाला है बिना किसी चार्ज के और एक पोलर वाला जो चार्ज के साथ है, उसमें प्लस और माइनस चार्ज देखने को मिल रहा है, हमेशा याद रखना जो न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और चार्ज आने का मतलब एनर्जी आती है, एनर्जी आने का मतलब रिएक्टिविटी आती है, और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए अगर एक न्यूट्रल हो और एक चार्ज हो, हमसे पूछा जाए कौन ज़्यादा स्टेबल, हमेशा न्यूट्रल वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको कहता है कि न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज और डाइपोलर स्पीसीज। जैसे यहाँ पर CH2 CH CHO, यहाँ पर अगर देखेंगे CH2 CH CHO, सब कुछ वही है, एटम नहीं मूव कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई वो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लस और माइनस, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हमसे पूछा भाई बताओ इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, बताओगे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, जबकि यहाँ पर हमें प्लस माइनस चार्ज दिख रहा है, तो स्टेबिलिटी की बात आएगी, तो अब बताओगे फर्स्ट ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से, ऐसा कुछ हो जाता है। चले अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। आपने देखा कि एक पोलर है एक न्यूट्रल था, तो हम न्यूट्रल के साथ चले गए। अगला आपको कहता है अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहां पर देख रहे हैं किसी की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और एक ऐसा हुआ जिसमें सभी लोगों की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम किसके साथ जाएंगे, आप खुद बताओ। एटम वगैरह बेचारे क्या करते हैं, यही तो चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जिनके नहीं हो पाए तो इसका मतलब अनस्टेबल है, और जिनके हो गए वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, तो आपको यही कहता है कि species having the complete octet is more stable than the species having incomplete octet। ऐसे स्पीसीज जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज़्यादा स्टेबल हो गए इन कंपेरिजन टू जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में R का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, अगर इस कार्बन का हमसे पूछा टोटल इलेक्ट्रॉन बताओगे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखते हैं, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जिसमें क्या होगा, क्या अगर मैं आपको बता दूं ये कैसे बना होगा, यहाँ से वहाँ पर ये लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज जो मैंने आपको बताया था, ये कोऑर्डिनेशन कर देता है, तो इनको माइनस मिल जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर इनके ऊपर प्लस आ जाता है। तो ये इनका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको बताया ऐसी कंडीशन पहले वाली, ये दूसरी वाली। अब यहाँ पर कार्बन का पूछा जाए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक लोग ऐसे थे जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट थे, यहाँ पर हर किसी की ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पूछा जाए कौन ज़्यादा स्टेबल, हम कहेंगे ये ज़्यादा स्टेबल। तो हम कहेंगे इस परिस्थिति में हम कहेंगे हम सेकेंड वाले को ज़्यादा करते हैं जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर मान लेते कहता है कि ये लो अब न्यूट्रल वाले चार्ज का चार्ज वाले से तुलना किया जाए। अभी मैंने कहा एक न्यूट्रल एक चार्ज है, तो हम क्या न्यूट्रल वाले को कहते हो ज़्यादा, चार्ज वाले को कम। लेकिन अगर 2 चार्ज वाले हो, पहला वाला भी स्ट्रक्चर चार्ज है, दूसरा वाली भी वहां पर चार्ज है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्टेबिलिटी का अगला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि अगर जब चार्ज का चार्ज वालों के बीच में ही कंपैरिजन किया जाए, तो याद रखना कि एक नियम चलता है कि अगर नेगेटिव चार्ज उस एटम के ऊपर हो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पर, तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आए और लेस के ऊपर पॉजिटिव आए तो उसको ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो इसको कम स्टेबल मानेंगे। जैसे आते हैं यहाँ पर, पहले इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल पे आते हैं ना। कहते हैं इफ ऑल स्ट्रक्चर हैव अ फॉर्म चार्ज, मतलब सबके चार्ज हैं, द मोस्ट स्टेबल वन इज दैट in which the positive and negative charges reside on the most electropositive। देखो पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं किसके ऊपर, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव है, और आपको पता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कह रहे हैं कि नेगेटिव किसके ऊपर है, इनके लिए बोल रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो याद रखना इसका मतलब यही लाइन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो भाई उनको पॉजिटिव चार्ज देना और जिसकी ज्यादा उनको नेगेटिव चार्ज देना, ठीक है भाई। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, तीन एग्जाम्पल, तीन लोग हैं, इनके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एटम मूव नहीं कर रहा, CH2CH CH2CH यहाँ पर CH2CH लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं। यहाँ पर आप चार्ज देख रहे हैं, इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस कर दिया। देखो अब आपको पता है भाई ये न्यूट्रल है तो इसको आगे रखना पड़ेगा। बात इन दोनों के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये भी चार्ज ये भी चार्ज। अब किसको ज्यादा किसको कम, तो याद रखना अगर मैं आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की टक्कर चल रहा है, तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के और किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो आप बताओगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज तो लिख रखा है यहाँ पर, और इनका कम है तो पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बेचारा नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी क्या दे दिया गया उसको, पॉजिटिव, और ये लेस वाले तो इनको नेगेटिव पकड़ा दिया गया। तो आप बताओगे भाई तुम सबसे कम स्टेबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद किसका नंबर, सेकेंड फिर थर्ड, तो ये लगेगा तीसरे नंबर पे आपको वहाँ स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कि हम चौथे नंबर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर कभी भी आपको चार रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, खास करके इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमारा पहला व्यू क्या होगा, हम कैसे उनको देखें, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ही होगा जो भी चारों आपको दिए होंगे वहाँ पर। तो याद रखना कि हम वहाँ पर एक पहला काम करते हैं, सभी के कोवैलेंट बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, उसमें से जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड सबसे कम होगा वो कम स्टेबल होगा। हो सकता है चार ऑप्शन में से दो के पास 8 बॉन्ड दिख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड और दो के पास 7 दिख रहा है, तो हमें पता है इन्हीं 8 में से क्या हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल वाले और कम स्टेबल वाले। अगर हमसे पूछा जाए अब इन दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल, हम यहाँ पर कैसे, तो आपके पास वही कॉन्सेप्ट बताया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव हो, लेस के ऊपर पॉजिटिव हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये सब अब इन दोनों में से डिसाइड करके हम देखेंगे इसमें से पहला कौन होगा। अगर लिस्ट पूछा जाए तो वो 7 वाले होंगे जिनके बॉन्ड के नंबर कम है। अच्छा उसमें भी कौन कम होगा, तो फिर से वही मोर के ऊपर नेगेटिव है कि नहीं है, लेस के ऊपर पॉजिटिव है कि नहीं है, ऑक्टेट सबकी कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें लगा करके वहां पर देखते हैं। तो इसलिए पहला जो तरीका होगा ये 4th नंबर वाला जो है, इसको हम पहले सबसे पहले इसी को ही अप्लाई करना कोशिश करेंगे। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विथ अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, ज्यादा कोवैलेंट। जैसे यहाँ पर अभी हमको पता है ये न्यूट्रल है, ये आयनिक है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा होता है, लेकिन अगर यहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना हमारा काम यहाँ पर भी बन जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर कितना, देखो CH2CH CH2CH तो सारे एटम तो है वहां पर, बस जो बॉन्ड हमें दिख रहा है बस उसी को काउंट करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है। टोटल कोवैलेंट बॉन्ड जो दिख रहा है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये ज्यादा हुआ ना, तो ज्यादा हुआ तो इसी को हम ज्यादा कर देंगे, जहां पर कम वहां पर कम। अच्छा दूसरा वाला भी ये देखो जो मैंने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट, उसको भी इस कॉन्सेप्ट से भी हम निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं, हमें पता है इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट थे, यहाँ पर कंप्लीट थे, लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर को काउंट करेंगे तब उससे भी निकल जाता है। यहाँ पर टोटल बॉन्ड 1 2 3, जबकि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर ज्यादा है, तो बताओगे सेकंड वाला ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। चलो एक और समस्या है यहाँ पर, समस्या ये है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सबके सब आयनिक वाले हैं, बॉन्ड के नंबर सेम है, आयनिक सब है, और आपने कहा था वो एक काम करते हैं आयनिक है तो उसमें हम ये उठा लेंगे मोर के ऊपर नेगेटिव है कि नहीं, लेस के ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं। कहा गया सेम एटम के ऊपर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सभी स्ट्रक्चर में सेम एटम ने पॉजिटिव चार्ज पकड़ के रखा, सेम एटम ने वहां पर नेगेटिव चार्ज, ये भी कॉन्सेप्ट गया हमारे हाथ से। तो अब कैसे देखेंगे उसको देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पर पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर वहां पर कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये फिनॉल है, ठीक है, यहाँ पर इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, वो सारी चीजें। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं माइनस चार्ज यहाँ पर है, ये तीसरा है, यहाँ पर चौथा है। चलो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो मानते हैं सबसे पहले होगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कौन लेके बैठा है, ऑक्सीजन, नेगेटिव कौन, ये कार्बन। अगले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, नेगेटिव कौन, कार्बन।
अगले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव कार्बन ऑक्सीजन और नेगेटिव कार्बन लेके बैठे। बताओ, ऐसा सब चल रहा है। तो सेम एटम ने ही हर जगह तीनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज पकड़ा है और यहाँ पर सेम ऑक्सीजन ने सब जगह पॉजिटिव। अब तो ये भी नहीं कर सकते इसका अलग यहाँ पर इसको नेगेटिव रखना था इसको पॉजिटिव, तब बताओ सब जगह वही पॉजिटिव रखा है और सब जगह कार्बन नेगेटिव रखा है, तो अब क्या किया जाए? अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की दूरी कम होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की दूरी ज़्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा। तो इसीलिए अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है और उसको मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है वो कॉन्सेप्ट। कहता है इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर चार्ज सेपरेशन बढ़ने लगेगा, मतलब प्लस और माइनस के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, स्टेबिलिटी घटने लगेगी। अगर दूरी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए बताया गया चार्ज सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अगर ये बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। जैसे अब आते हैं अपने यहाँ पर इस क्वेश्चन पे। देखो पहला वाला तो भाई न्यूट्रल है, हमने कहा ठीक है चलो तुमको आगे कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर इस किनारे पे प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस। देखा जाए सेकंड और फोर्थ में दोनों में प्लस माइनस के बीच की दूरी सेम है ना, सेम है, पोजीशन भी सेम है, तो बताओगे इसका मतलब सेकंड और फोर्थ सेम होगा। और सबसे कम कौन हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस में ज़्यादा गैप है, ज़्यादा दूरी तो स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीख चुके कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दे दिया जाता है वहाँ पर डिफरेंट, तो हम कैसे वहाँ पर स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर इतना सीख चुके हैं कि रेजोनेंस क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें। अब अगले लेक्चर पे हम लोग इतना हो जाएंगे कि हम वहाँ पर रेजोनेंस और मेसोमेरिक जो भी इफेक्ट है उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं। थैंक यू।